नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर हमने देखा कि आखिरी कारोबारी घंटे में बाजार धाराशायी हो गए। इसके पीछे अहम वजह रही है रूस के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के नए फेज को शुरू करने की बात कही गई है। इस बयान से बाजार में खलबली मच गई। यूरोपियन बाजारों के बाद भारतीय बाजार में भी तेज बिकवाली हमने आते हुए देखी है। निफ्टी करीब 1.25% टूटकर बंद हुआ है। लेकिन बाजार में आज का दिन कैसा रहा, पूरा अपडेट देंगे हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार को दो हिस्सों में आज बांटना होगा, क्योंकि बाजार फर्स्ट हाफ में बेहतरीन तरीके से रिकवर करता दिखा और सेकंड हाफ में जो भी रिकवरी थी, जो भी गेन्स थे, वो सारे वॉश आउट होते हुए दिखे। भारी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में हमने देखा। देखिए, बाजार पिछले 4 सेशन से बिकवाली झेल रहा था, लेकिन आज शॉक ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में बाजार ने एक बार परफॉर्म करने की कोशिश की और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भारी बिकवाली का दबाव यहां पर दिखा दिया। 15 मार्च के बाद निफ्टी 17,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। काफी गिरावट यहां पर तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में देखने को मिली। इस बीच कुछ गेनर्स जो कि बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जहां पर तेजी जरूर देखने को मिली। बिकवाली का दबाव कहां पर दिखा? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे जो कि भारी गिरावट आज के सत्र में दिखा रहे थे। मिड कैप के गेनर्स की अगर बात करें, कुछ तमाम स्टॉक्स थे। ऑफकोर्स मिड कैप इंडेक्स भी आज गिरावट ही झेल रहा था, हर तरफ चौतरफा गिरावट थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजंता फार्मा, ट्रेंड, प्रेस्टीज एस्टेट, कई ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और बिकवाली का दबाव आईटी स्पेस में लगातार हम देख ही रहे हैं। माइंट्री के काउंटर, अदानी, टोटल गैस, एबी कैपिटल, आरबीएल बैंक, ये सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहे थे मिड कैप इंडेक्स में। टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स ऑफ मिड कैप्स ये यहां पर नजर आते हुए दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक गेनिंग मोमेंटम कहीं पर भी नहीं था, बिकवाली ही बिकवाली हावी होती हुई दिखी, जहां पर निफ्टी एफएमसीजी स्पेस करीब 3% तक टूटता हुआ दिखा। उसके बाद आईटी जो कि लगातार गिरावट देख रहा है, आज भी इसमें गिरावट जारी रही। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, प्राइवेट बैंक, स्पेस, ऑटोमोबाइल, हर तरफ गिरावट ही गिरावट हावी होती है। और मेजर सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग जब हमारे सामने आई तो वो भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक साथ बाजार ने इतनी ज्यादा गिरावट दिखा दी आखिरी कुछ घंटों में ही, और भारी बिकवाली के साथ अब लगातार 5वें दिन बाजार में कमजोरी। 16,958 के लेवल्स पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भारी गिरावट। वहीं सेंसेक्स और मिड कैप स्पेस भी बुरी तरह से पिटते हुए, टूटते हुए ही क्लोज हुए। चलिए, तो ये था बाजार का पूरा राउंडअप। लेकिन अब नतीजों की बात करते हैं। एल&टी इन्फोटेक ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों में इजाफा दर्ज हुआ है। कैसे रहे हैं नतीजे, हमारे सहयोगी शरद दुबे तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक के चौथे तिमाही के नतीजे आए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो स्लाइटली जो है एस्टिमेट्स के अनुमान के जो है थोड़े कम आए। हालांकि एट्रिशन लेवल्स पे जो है एक पॉजिटिव सरप्राइज मिला है। रेवेन्यू, सीसी ग्रोथ यहाँ पे जो है स्लाइटली बिलो द एस्टिमेट्स आए, लेकिन सीसी ग्रोथ लगभग 3.6% का ग्रोथ तिमाही दर तिमाही पे ग्रोथ में देखने मिला है। अब आगे बढ़ते हैं तो एबिट में जो है लगभग सपाट नतीजे आए हैं। ऑलमोस्ट 17.3% का एबिट आया है और कंपनी ने डिविडेंड भी लगभग 30 रुपये प्रति शेयर दिए है। ये तो बात हुई आपके एबिट की, लेकिन पैट में देखें तो लगभग 4% का उछाल आया है और ये भी लगभग कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स के बिलो आया। जो फैक्टर्स एट प्ले के बारे में कहेंगे तो वहाँ पे जो है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि एनर्जी, फार्मा, रिटेल, सीपीजी सेगमेंट्स, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, लेकिन कुछ लैगार्ड्स भी ज़रूर है, स्पेशली आपके मैन्युफैक्चरिंग और मीडिया और इंटरटेनमेंट सेगमेंट्स को लेके। जो कंपनी की नेट मार्जिन गाइडेंस है वो उसके रेंज में ही आया है आंकड़ा 14.8%, और जो गाइडेंस रेंज था वो लगभग 14 से लेके 15% तक का था। और इसके अलावा मार्जिन जो है हाईवेज इम्पैक्ट के कारण जो है इम्पैक्ट आया, और जो क्लाउड सेगमेंट है और यूरोपियन जोग्राफीज है उसमें भी जो है इम्पैक्ट देखने मिला। और जो डील साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग 4 लार्ज नए डील्स $80 मिलियन के हैं। अब की टेक अवेज में जो उनकी मैनेजमेंट मीट हुई थी वहाँ पर उन्होंने डिस्कस नहीं किया कोई मर्जर न्यूज़ के बारे में। और इसके अलावा कंपनी कहे कि वो एक स्ट्रॉन्ग FY23 देखना चाहते, क्योंकि पाइपलाइन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और वो लगभग नेट प्रॉफिट मार्जिन गाइडेंस 14 से लेकर 15% तक ही मैनेज करेंगे और 6000 फ्रेशर्स जो है हायर करने वाले हैं। बात करेंगे एसीसी के नतीजों की, और कंपनी के मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 557 करोड़ से घटा है और 391 करोड़ रुपए रहा है। और अगर आय की बात करें तो यहाँ पर बढ़त दर्ज हुई है। कंपनी की आय 4213 करोड़ से बढ़कर 4426 करोड़ रुपए रही है, लेकिन एबिटा और मार्जिन में हमने ओवरऑल गिरावट आती हुई देखी है।
रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात कही है। आईएमएफ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन कोई देश अकेले ये काम नहीं कर सकता है। सभी देशों को मिलकर इसे रेगुलेट करना होगा। I'm very happy to talk about India and India's performance in the digital world. We've, as a government, spent a lot of time over the last decade trying to build the digital infrastructure framework within which we had ensured that we have brought in the data security and also data privacy elements, and also created what is the India Stack, which actually is an indigenously developed technology-driven enabler, so that innovations which are coming across for creating platforms such as the API platforms, which is Open API, which has enabled us to come up with this universal identity, biometric based, which we call Aadhaar. देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने वाला है। इसके पीछे की वजह है पावर प्लांट्स में कोयले की स्टॉक में लगातार आ रही कमी। जी हां, दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी AIPEF ने थर्मल पावर प्लांट्स के घटते कोल स्टॉक की ओर केंद्र और राज्यों का ध्यान मोड़ा है। कई राज्य पावर शॉर्टेज की दिक्कत से जूझ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का कहना है कि राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र में किसी तरह की लोड शेडिंग नहीं होगी। महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं है और लोड शेडिंग होगा नहीं। जो भी चीज़ें छोटी मोटी होती है वो मेंटेनेंस को लेकर रहती है, क्योंकि प्री मानसून के समय हम हमारे प्लांट्स और हमारे जो भी सबस्टेशंस है उसके बारी बारी आउटेज लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। और जैसे आप अपनी स्कूटर का सर्विसिंग कराते या कार की सर्विसिंग कराते, वैसे हमें भी हमारी मशीनरी का सर्विसिंग करना पड़ता है और वो करते हैं हम। वहीं कोयले के संकट को लेकर आज गृह मंत्रालय ने बैठक वहां पर हुई है और बैठक में थर्मल प्लांट्स में कोयले के मौजूदा स्टॉक को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री भी कोयले की सप्लाई को लेकर बैठक कर चुके हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर इथेनॉल स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। केंद्रीय फर्टिलाइजर सेक्रेटरी RK चतुर्वेदी ने कहा है कि बढ़ती कीमतों के चलते सरकार फर्टिलाइजर की सब्सिडी में इजाफा कर सकती है। चतुर्वेदी के मुताबिक कैबिनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की नई कीमतों को बहुत जल्द मंजूरी दे देगी। NPK प्रोडक्ट्स के लिए नई सब्सिडी रेट्स पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। नए रेट्स 1 अप्रैल से लागू होंगे। हमें राज्यों का बहुत सहयोग मिला सर, और सभी जगह इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा अक्टूबर महीने में थोड़ी दिक्कत थी, बट हम लोगों ने टारगेटेड मूवमेंट करके सर हर जगह समय से फर्टिलाइज़र पहुंचाया और सभी जगह सर स्टेट्स ने हमें कंफर्टेबल एबिलिटी की हमें उन्होंने जानकारी दी है सर। फर्टिलाइज़र डिमांड सर सभी स्टेट में सर पूरी हम लोगों ने अच्छी तरह से पूरा किया और इसमें स्टेट और कृषि विभाग का हमें लगातार सहयोग मिला सर। हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है सर, इस पॉलिसी के तहत उसने रिकमेंड किया सर NPKS के लिए खरीफ सीजन के लिए उन्होंने मार्च की फिगर्स को आधार मान करके इंटरनेशनल प्राइस जो थी मार्च की उसको आधार मान के स्पेशल डिस्पेंसेशन में इस वर्ष NBS के लिए रिकमेंड किया है। कैबिनेट नोट हमारा रेडी है सर, इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट कैबिनेट और हमें आशा है जल्दी सर ये अनुमोदन हो जाएगा और अनुमोदन हो जाने के उपरांत इसको 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार की चाल पर हमारे जानकारों का क्या कहना है उस पर रुख करते हैं, जहां पर गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार 17,000 के स्तर पर फिर से तेजी से लौटेगा और उन्होंने हमसे खास बातचीत में चुनिंदा सेक्टर्स और शेयरों में निवेश करने की भी सलाह दी है। महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं,
और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600 और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है, नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000, 18,500। मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था और इस कंसोलिडेशन में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100। और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे, उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000 और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा और अगर वो वापस घूमता है तो 18,000, 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू के हेड पीएमएस आनंद शाह ने 18 स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि 5 से 6% महंगाई से बाजार को चिंता नहीं है। उनके मुताबिक आईटी, बैंकिंग और एयरलाइन सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। मार्केट को कब वरी करना चाहिए? जब रेट इतना हो जाए कि आपका ग्रोथ ही डीरेल हो जाए। आई डोंट थिंक वी आर एट दैट स्टेज टुडे। आई थिंक आज की वरी जो मार्केट्स की है वो ज्यादा करके इन्फ्लेशन है। Coming to inflation, that is another problem and that is another thing which both RBI and US Fed address करने की ट्राई करें कि कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए। वहां पे भी इक्विटी मार्केट इन द फर्स्ट राउंड, जब इन्फ्लेशन बेनाइन होता है, इन्फ्लेशन जो 5-6% इंडिया में रहेगा, इज नॉट अ बैड थिंग। इक्विटी मार्केट के लिए चिंता का विषय होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम। काफी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, वो इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है। तो आई थिंक आज अगर मैं इक्विटी मार्केट पे व्यू लेना चाहूँ तो आई थिंक वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव, बट इट इज सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव। सो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन वैल्यूएशंस, नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ, बट देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट which are still looking very attractive from valuations and the growth perspective. आगे बढ़ेंगे। गल्फ ऑयल भारत में स्मार्ट ईवी चार्जर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला का कहना है कि इसके लिए स्मार्ट चार्जर का पायलट टेस्ट कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, गल्फ ऑयल की और क्या क्या योजनाएं हैं आपको सुनाते हैं। देखिए, लास्ट ईयर हमने हमारे एक ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे इंदिरा रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक यूके में वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो स्मार्ट चार्जर बनाती है कार सेगमेंट के लिए। तो इस चार्जर को हमने अब इंडिया में पायलट की ओर से टेस्ट किया है। ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो हम अभी सोच रहे हैं कि इसको अभी हम इंपोर्ट करके या इंडियनाइज करके कैसे इंडिया में पेश करें। तो ये हमारी एक इनिशिएटिव थी ग्लोबल और इंडिया लेवल में, जिसमें हम काफ़ी काम कर चुके हैं अभी पायलट में, और इसकी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हम इसको इंडिया में लॉन्च करें। चलिए बात करते हैं माइंडट्री के नतीजों की। और माइंडट्री के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। नतीजों के बाद हमने कंपनी के सीएफओ विनीत देसाई से डिमांड आउटलुक और FY23 के आउटलुक पर बात की है। आइए आपको इस बातचीत के अंश सुनाते हैं। देखिए, FY22 का एक ग्रोथ अच्छा ही था, मगर उसमें एक ऐसा और एक पैटर्न ये भी है कि वो एक FY21 के एक लो बेस पे भी था, तो उसकी वजह से भी 30%। पर ऐसा नहीं है कि FY23 में वो ग्रोथ एकदम आधी हो जाएगी। हमें अभी भी लगता है कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करने में हमें कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। जो क्वार्टरली हमारा 5% के करीब जो रन रेट है, वो अगर हम मेंटेन कर सके तो वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ की तरफ ही इशारा करता है। हमारी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, हमारी हायरिंग अच्छी हो रही है,
मैंने जैसे कहा कि एट्रिशन एटलीस्ट इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि स्टेबलाइज हो रहा है, और ये सब चीजें अगर राइट टैलेंट हम राइट टाइम और राइट प्लेस पे अगर डिलीवर कर सके तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों लेवल पे हम FY23 को एक्सपेक्टेशंस को मैच कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े तेज ग्रोथ का संकेत दे रही हैं। FY22 में नए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कैसे रहे हैं, किस सेक्टर और राज्यों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं, तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे मौजूद हैं। जी, दो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है, जो MCA की डेटा आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो यहाँ पे देखा गया है कि 3 साल के हाई पे जो है आपके आंकड़े आए हैं, और अब याद रखिए 7.5% का ग्रोथ देखने मिला है। अब इसमें 2 इम्पैक्ट है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही है और जॉब मार्केट और इकोनॉमी का जो एक अच्छी साइन देखने मिल रही है। अब आंकड़ों की बात करें तो FY20 में लगभग 1,23,000 कंपनीज रजिस्टर हुए थे, वहाँ से बढ़ोतरी होकर FY21 में 1,55,000 हुए, और FY22 में 3 ईयर हाई का 1,67,076 केसेस जो हैं जो कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और याद रखिए ये जो है कोविड के समय का भी जो है आंकड़ा का इम्पैक्ट के बाद देख रहे हैं कि अभी भी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी स्ट्रांग है और बिजनेस रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने मिला है। लगभग 1,05,000 नए सर्विस बेस्ड रजिस्ट्रेशंस कंपनी की हुई हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये जो है आपके जॉब मार्केट के लिए जो है लीडिंग इंडिकेटर होता है। अब कौन से स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, तो यहाँ पे जो है इस 4 अहम स्टेट्स है जहाँ पे रजिस्ट्रेशंस के आंकड़े ज़्यादा हुए हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र, उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी एक सरप्राइज एंट्रेंट आया है, दिल्ली आया है, और साउथ से कर्नाटक है। तो ये 4 स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस ओवरऑल देखने मिले हैं। चलिए अब समर टिकट सेल की बात करते हैं, और यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए विस्तारा एयरलाइन समर टाइम सेल लेकर आया है। विस्तारा की ये सेल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क दोनों के लिए है। इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस ट्रैवल की तीनों क्लास के लिए एयरलाइन ने सेल की पेशकश की है। विस्तारा ने इकोनॉमी क्लास के लिए सभी टैक्स समेत महज 2499 रुपये में टिकट ऑफर किया है। सेल के तहत डोमेस्टिक बुकिंग 19 से 22 अप्रैल तक की जा सकेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बुकिंग पीरियड 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी। इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए विस्तारा 12,999 से लेकर 35,500 की रेंज में टिकट का ऑफर दे रहा है। गैस पाइपलाइन के लिए कॉमन ऑपरेटर के लिए सरकारी कंपनी नहीं बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक PMO ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर के लिए PSU के पक्ष में नहीं है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सरकार नेशनल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए देश भर में एक इंडिपेंडेंट कॉमन ऑपरेटर बनाना चाहती है, जिसका काम ये होगा कि जितने भी पाइपलाइन है उसको एक ही एंटिटी जो है ऑपरेट करे और सभी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये सरकार की योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2022 में की थी। उसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिसमें ये कहा गया था कि जो TSO जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा वो एक PSU होगा, उसका स्ट्रक्चर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पर होगा। लेकिन अब हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस स्ट्रक्चर को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है और ऑयल मिनिस्ट्री से ये कहा है कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी हो, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें ऑयल मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि 51% हिस्सेदारी जो होगी TSO में वो सरकार की होगी और बाकी की जो हिस्सेदारी होगी वो PSU में ही, चाहे वो ONGC हो, IOC हो, HPCL हो, EIL हो, उसके बीच में बाकी हिस्सेदारी बटेगी। लेकिन इस प्रस्ताव से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सहमत नहीं है और ये कहा है कि जो न्यू PSC पॉलिसी आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफी कम कंपनियां ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगी और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों का भी निवेश कर दिया जाएगा या उसका निजीकरण होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है और नए स्ट्रक्चर की मांग की गई है जिसमें निजी कंपनियों की भी हिस्सेदारी हो सकती है। आपको जैसा कि पता है कि सरकार पाइपलाइन बिजनेस में गेल की मोनोपोली खत्म करने के लिए और सभी कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले,
उसके लिए टीएसओ का प्रस्ताव दिया है और उस पर काम चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नया स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर से नया कैबिनेट नोट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय कब भेजता है। चलिए, तो इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। आरसीएफ और एनएफएल के ओएफएस को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। टीम स्वदेश को जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक सरकार जल्द ओएफएस ला सकती है। और क्या सरकार की तैयारी है और आखिर पैसे जुटाने की योजना क्या है, पूरी खबर की डिटेल्स हमारी सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो 2 फर्टिलाइज़र PSUs हैं उनके OFS का कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। दीपम 10% स्टेक RCF में और 20% स्टेक NFL में सेल करना चाहती है, जिससे लगभग 1200 करोड़ रुपए उससे प्राप्त होंगे। तो हमारे सूत्र अब ये बता रहे हैं कि दोनों के रोड शोज़ अभी चालू हैं OFS के लिए और किसी भी समय इसका OFS का रोल आउट हो सकता है। गवर्नमेंट बस वेट कर रही है कि जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा ऊपर हो वो ये OFS रोल आउट कर देगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लोबली जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ऊपर हैं, तो ये भी अच्छा समय है फर्टिलाइज़र PSUs के OFS लाने के लिए। इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनमें भी दीपम IPOs प्लान कर रही है। जैसे कि पैरादीप फॉस्फेट हो गया, जिसमें गवर्नमेंट का 19% स्टेक है, उसको गवर्नमेंट सेल करना चाहती है। उससे लगभग 800 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और वैपकोस के IPOs लाने की तैयारी हो रही है। इनका DRHP जून 30 के पहले फाइल हो जाएगा, जिसमें 25% दोनों कंपनियों में गवर्नमेंट सेल करना चाहती है। इसके अलावा HLL और PDIL के फाइनेंशियल बिड्स सेकेंड क्वार्टर में बुलाने की तैयारी है। इसकी EOIs दोनों की ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसके अलावा IMPCL की मई में बात हो रही है कि EOIs बुलाने के लिए, इसकी भी तैयारी लगभग हो चुकी है। तो मई में EOIs आ जाएंगे, जिसके बाद फाइनेंशियल बिड्स की तैयारी होगी। तो ये पूरी पाइपलाइन है दीपम की। OFS और IPOs की सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी जो 2 फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उनके OFS की, जो अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने की जांच अब CBI करेगी। जी हां, मामला राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी SBI ब्रांच का है। ये मामला पिछले साल अगस्त में तब सामने आया जब बैंक ने 13 करोड़ रुपए से अधिक के सिक्कों की गिनती का काम एक प्राइवेट वेंडर को सौंपा। काउंटिंग से पता चला 11 करोड़ रुपए से अधिक के सिक्के गायब हैं। सिक्कों के मिसिंग होने को लेकर राजस्थान पुलिस ने FIR दर्ज की थी, लेकिन SBI ने मामले की जांच CBI से कराने की राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामला CBI को सौंप दिया गया है। डाबर इंडिया अपने बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करने जा रही है। कंपनी अपने सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के मकसद से अगले 1 साल में 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करेगी। शुरुआत कंपनी ने उत्तर भारत से की है। हरियाणा के सोनीपत में इन गाड़ियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। डाबर इंडिया का कहना है कि अगले 12 महीनों में पूरे देश में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लिया जाएगा और इससे सालाना कार्बन एमिशन में काफ़ी कमी आएगी। EVs में लगती आग की घटनाओं ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते अब सरकार ने इन मामलों पर ध्यान लेते हुए एक्शन की तैयारी कर ली है। क्या सरकार की सख्ती से असर होगा? पेश है हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ लगातार सामने आती घटनाओं ने सरकार की भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं के भी दोनों के होश उड़ा रखे हैं। जहां एक और जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं लगातार आग में खाक होती इलेक्ट्रिक वाहनों की ये वायरल होती तस्वीरें इस सपने को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके लिए अब सरकार एक्शन में आ गई है और उन्हें EV निर्माताओं के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं भविष्य कहे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के आग में राख होने की। और ये तस्वीरें केवल एक जगह की नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की है। लेकिन ये खौफनाक तस्वीरें किसी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे या नहीं? पहले ओला फिर प्योर EV
और लेटेस्ट घटना देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर की। इसमें एक स्कूटर ने आग पकड़ी तो पूरी डीलरशिप ही इस आग की आंच में जलकर खाक हो गई। बहुत कम समय में एक के बाद एक 6 घटनाओं ने सरकार और ईवी निर्माता कंपनी दोनों के होश उड़ा दिए। और अब जरूरत और कोशिश है इन घटनाओं के पुख्ता इंतजाम की। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए समझते हैं आखिर ये आदेश हैं क्या। क्या है सरकार के आदेश? सरकार ने ईवीज निर्माता कंपनी को SOPs तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार ने कंपनियों को EV MFG से जांच के लिए नियम बनाने को कहा है। आदेश के तहत रिपोर्ट नियमित रूप से साझा की जानी अनिवार्य की गई है। बैटरी या वाहन में कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत रिकॉल के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स अपने ईवी में लिथियम आयन बैटरी मुहैया कराते हैं, जो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। अब तक सामने आए ज्यादातर मामलों में बैटरी पैक के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर ने आग पकड़ी है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए कूलिंग डिवाइस लगाने की। इसके अलावा किफायती रखने के लिए ईवी में खराब पुर्जों का इस्तेमाल भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे ग्राहक की जान को खतरा होता है। वहीं अब देखना यह है कि आखिर कैसे सरकार के आदेश पर अमल किया जाता है और लगातार सामने आती घटनाओं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियां उचित कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए इस पर बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ सोहिंदर गिल जो कि MD CEO हैं हीरो इलेक्ट्रिक के, और रश्मि उर्ध्वरेश जो कि एक्स चीफ ARAI हैं, दोनों जुड़ गए। सोहिंदर सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। करीब सुबह ही मेरी सरकार में किसी से बात हो रही थी हमारे सूत्र से। उनने एक बात बड़ी साफ साफ कही कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि ग्रोथ पे असर पड़े। हमारा कंसर्न जो है वो इस समय ये है कि सेफ्टी रहे, लेकिन उसके लिए प्रोटोकॉल रहें, लेकिन हमें कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से कि ईवीज़ की जो ग्रोथ चल रही है वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो। क्या इस तरीके के जो सूत्रों से भी जो बयान आ रहे हैं वो कंपनियों के लिए एक अच्छी बात है कि सरकार इन सब के बावजूद भी अभी ये देख रही है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स बेटर हों, लेकिन ग्रोथ में अभी भी सरकार को पूरी तरह विश्वास है ईवीज़ के? बहुत एक धैर्यपूर्ण स्टेटमेंट है और अच्छा स्टेटमेंट है इंडस्ट्री के लिए, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इंडस्ट्री को, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेशन नहीं आती, जब तक चेंजेस नहीं होती डिजाइन की, तब तक जो भी गाड़ियों का स्टॉक खड़ा है या बैटरियों का स्टॉक खड़ा है उसको मैन्युफैक्चरर्स किस तरह से पेश करें, किस तरह से चेक करें, रीचेक करें कि जब तक नया डिजाइन नहीं आता तब तक इनको हम किस तरह से सेफ रखें, वो एक सबसे बड़ा इसमें मुद्दा आता है। तो हर OEM का ये फर्ज बनता है कि जब नए सर्टिफिकेशन बनेंगे, हो सकता है 3 महीने 4 महीने लगे, उससे पहले हमें जान माल का नुकसान या इस तरह के इंसिडेंट्स को कैसे रोकना है, अगर होते हैं तो उसका नुकसान कैसे कम झेलना है, वो बहुत जरूरी है। रश्मि मैम, आपके पास आता हूँ मैं। टेक्निकल अगर जानकारी की बात करें तो आपने कई प्रमुख पद जो हैं उस पर आप रही हैं, और अभी भी आप मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट में आप सलाहकार के रूप में हैं उस कमेटी में। कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कोई एक सेफगार्ड सिस्टम्स को लेकर आना? जो हमारी सरकार से बात हो रही थी, जो हमारे सूत्रों से, उन्होंने कहा था कि SOPs तैयार की जाएं और जो टेस्टिंग है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, रैंडम टेस्टिंग बढ़ाई जाए, सेंसिटिविटी एनालिसिस बेटर किया जाए। आपको क्या लगता है क्या कदम और कंपनियां खुद उठा सकती हैं जिससे कि थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पर बढ़े? नमस्ते। ये व्हीकुलर सेफ्टी और स्पेशली जो आग लगने की संभावना है वो हर एक व्हीकल में, मतलब शुरू से भी CNG देखे या हाइड्रोजन देखे, ये सभी फ्यूल्स वैसे इस एक तरीके से काफी डेंजरसली ऑपरेट होते हैं। तो बैटरी में जो संभावना है, जो सबसे अहम उसमें बात है वो तो है बैटरी का टेम्परेचर बढ़ना या शॉर्ट सर्किट होना या किस मिसयूज से लूज कांटेक्ट होना या इस तरह से। तो इसमें काफी स्टैंडर्ड्स है, वैसे कंपोनेंट लेवल पे भी है, व्हीकल लेवल पे भी है, और जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसके बाद उसको एक जिसे डायनेमिक रूप से देखा जाए तो उसको स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना जरूरी है। ये जो फील्ड में घटनाएं होती है, कोई भी व्हीकल बिना किस वजह से आग पकड़ लेता है या डेंजरस सिचुएशन आ जाती है,
तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो व्हीकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर डाला जाता है। लोग कहते हैं कि क्या ये व्हीकल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है क्या? स्टैंडर्ड्स का एक फ्रेमवर्क रहता है, वो स्टैंडर्ड्स को आगे चढ़ाना या उसको इम्प्रूव करना ये कंटिन्यूअल बात होती है और उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नया एक ऑर्डर दिया है कि एसओपी बनाया जाए। इसका मतलब वही है कि जिसे ये समझ में आए कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट को लेके और क्या वो एसओपीज स्टैंडर्ड्स में, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में डाली जाए। मेरा ये विचार है कि ये फील्ड का फीडबैक बहुत ही अहम है, उसको लेके आगे चलना एक प्राग्मेटिक रूप से जिसे कहा जाता है। एक तरफ से तो बढ़ती हुई उसकी पॉपुलैरिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें कंज्यूमर का सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो इसे दोनों को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। सुरेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप SMEV के भी हेड हैं और आप देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी चलाते हैं। क्या जो परफॉर्मेंस ड्रिवन की इस समय एक रेस लगी हुई है कि हमारी जो गाड़ी है वो 180 देगी रेंज, हमारी जो है वो 190 देगी, 150 देगी, कई बार अनरियलिस्टिक हो जा रहे हैं जो क्लेम्स हो रहे हैं या परफॉर्मेंस के, और जगह उतनी है, बैटरी की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वही है। क्या इसके चक्कर में टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ द बैटरी भी कहीं ना कहीं थोड़े से इंसिडेंट्स हो रहे हैं? पर्सनल ओपिनियन में मेरे तो यही है, दो चीज़ें हैं। एक तो कि बैटरी की केमिस्ट्री को चुनना बहुत ही आवश्यक है कि इंडिया स्पेसिफिक केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, बट अगर वो केमिस्ट्री में थोड़ी परफॉर्मेंस कम भी होती है तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स उसको नज़रअंदाज करके थोड़ी वॉलेटाइल केमिस्ट्री को चूज कर रहे हैं। इसलिए उनके चेक्स एंड बैलेंसेस भी उतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए ताकि वॉलेटाइल केमिस्ट्री को हैंडल कर सके, शायद वो नहीं है। दूसरा, बिल्कुल आपने सही बोला कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेच किया जाए, जैसे उसी बैटरी से आप 90 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहे हैं या 40 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहे हैं, तो बैटरी की हीटिंग अमूमन ज़्यादा होगी जब उसको स्ट्रेस किया जाएगा। तो शायद हमें डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में व्हीकल में भी जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं, तब तक इस तरह से भी मार्केट में हमें नहीं आना है कि हम बहुत ही आलीशान तरीके की स्पीड्स और टॉर्क और वो देने की कोशिश करें, सेफ्टी को पीछे नजरअंदाज करते हुए। बट सबसे जरूरी तो ये है कि जो हम साइकिल ऑफ टेस्टिंग करते हैं बैटरी को 7-8 साल चलना होता है, कम से कम उसको 2 या 3 साल टेस्ट तो कीजिए पहले सड़क के ऊपर या R&D में या लैब में। शायद कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये भी कर रहे हैं कि उसको कट शॉर्ट करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डाल रहे हैं। तो R&D ऑन द रोड नहीं होनी चाहिए, R&D इन द लैब होनी चाहिए, और पूरी तरक्की से पूरी सोच समझ के ही किसी केमिस्ट्री को, किसी ऐसी फ्यूल को डालना चाहिए जिससे सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्मेंस लेटर शुड बी द मेन टारगेट। रश्मि मैम, अगर बात करी जाए रिसर्च की तो आपसे बेहतर शायद तक बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को हमें समझा पाएंगे कि क्या आपको लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है बैटरीज का? जैसे हमें सोहिंदर सर ने भी कहा कि जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो सरकार अप्रूव करे कि क्या यही टेक्नोलॉजीज हैं जो आप हिंदुस्तान में ला सकते हैं। अगर आप एक और तरीके की नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं तो उसमें आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, क्योंकि अभी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैटरी जो है वो क्या आपको लगता है ज़रूरी है? स्टैंडर्डाइजेशन आप इस तरीके से उसको देखें कि स्टैंडर्डाइजेशन इन द फॉर्म या जिस तरीके से उसका पैकेजिंग होता है, क्या उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ये एक चीज़ है। दूसरी, स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो कॉमनली यूज़ होते हैं, उसमें कोई भी बैटरी हो, कोई भी व्हीकल का बैटरी हो, उसके लिए सिमिलर स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, इसमें एंड्योरेंस वाली जो बात सुहिंदर साहब ने कही, काफ़ी हद तक उसको लिया जाता है कंपोनेंट लेवल पे, लेकिन व्हीकल लेवल पे जो ज़्यादातर एंड्योरेंस या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले टेस्ट होते हैं, उसको व्हीकल मैन्युफैक्चरर ही अपने आप करे तो अच्छा है, क्योंकि व्हीकल एजेंसी, टाइप अप्रूवल एजेंसी के पास इतने सारे व्हीकल मॉडल्स लाके उसको एंड्योरेंस चलाना ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इसका और एक तरीका ऐसा है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स उसको टेक्नोलॉजी लाने से पहले परीख ले
क्या उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है वो भी देखे, उसके बाद ही उसका इंट्रोडक्शन हो। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हमने ज़्यादातर ये देखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द व्हीकल मॉडल्स रोड पे लाना चाहते हैं। बाकी कन्वेंशनल व्हीकल्स में अगर आपने देखा तो व्हीकल इंट्रोडक्शन का जो टाइम है वो काफ़ी हद तक 3 से 4 साल डेवलपमेंट उसका होते रहता है। क्या उसको स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए? हो सकता है 2 व्हीलर्स में कोई स्टैंडर्डाइजेशन ना लाया जाए या 3 व्हीलर्स में लाया जाए, लेकिन कार्स में जो है उसको स्टैंडर्ड बैटरीज यूज करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक व्हीकल का अपना अपना आर्किटेक्चर रहता है। तो 2 और 3 व्हीलर्स में ये जरूर देखा जा सकता है। बैटरीज की स्टैंडर्डाइजेशन बसेस में भी काफी हद तक कर सकते हैं। सो उस हिसाब से रिसर्च वर्क भी थोड़ा ओरिएंट हो रहा है, उससे ज़्यादा इंडस्ट्री को भी काफ़ी हेल्प सपोर्ट मिल सकता है। मैम यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट एक रोल होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात की थी, जब मैंने सरकार के सूत्रों से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ग्रोथ नहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएँ, और नीति आयोग में तो अमिताभ कांत ने कह ही दिया था कि 2025 तक सारे 2 व्हीलर जो हैं वो EV हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं से वो जो स्पीड हम सोच रहे थे, क्योंकि देखिए अंत में विजुअल होता है वो वायरल होता है, और जब आग में लगा हुआ, आग में जलता हुआ कोई स्कूटर को देखता है तो कहीं ना कहीं उसका खरीदने का जो मन भी होता है वो थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है। क्या आपको लगता है इस टाइमलाइन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा इसके बाद? ये सेटबैक्स जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन में काफ़ी हद तक आते रहते हैं। आपको याद रहेगा कि CNG का इंट्रोडक्शन जब हुआ था, CNG के व्हीकल्स में भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे कि जहाँ आग लगने का हादसा हुआ था। लेकिन उस समय से निकल के आज तक हम काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं। व्हीकल डिज़ाइन से इम्प्रूव हुआ है, व्हीकल के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव है। तो कुछ हद तक सेटबैक नेचुरल है, कॉशियसली लेंगे व्हीकल चूज करने में लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन द लॉन्ग रन हम काफ़ी उससे मतलब दूर रहेंगे। मेरे ख्याल से सभी ने अगर साथ में मिलकर काम किया तो जो प्रॉब्लम्स है, जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नज़र में आ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और परमाणु हमले तक की नौबत आ सकती है। आखिर क्यों? इस पर पेश है हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। 55 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच की तबाही जो अब तक हुई है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब रूस युद्ध को और अगले मोड में ले जाने का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद दुनिया में एक बार फिर से दहशत आ गई है। आखिर क्या होगा इस खबर के बाद, जहां दुनिया भर के मार्केट धराशायी हो गए, वहीं कई एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि कहीं रूस अब परमाणु हमले की तो तैयारी नहीं कर रहा है। आखिर क्या है पूरा माजरा, पहले समझते हैं, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। आसमान से बरस रही मौत की मिसाइलें, यूक्रेन की मिसाइलों से रूस का जंगी जहाज तबाह। जंगी जहाज तबाह होने से दिल मिलाया रूस। यूक्रेन सीमा के पास पहुंचे रूस के परमाणु बॉम्बर। क्या पुतिन की है परमाणु हमले की प्लानिंग? यूक्रेन ब्रिटेन ने जताई परमाणु हमले की आशंका। यह तस्वीर है डूबते हुए रूस के जंगी जहाज की, जिसे यूक्रेन की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते रूस को बड़ा झटका लगा है और उसने अपने हमलों की रफ्तार भी बढ़ा दी। लेकिन दूसरी तरफ से यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके चलते अब रूस को यूक्रेन को चित करने के लिए परमाणु अटैक का ही रास्ता नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया को रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रिटेन ने भी दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर
परमाणु हमला कर सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी यूक्रेन जाने की योजना को टाल दिया है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से कीव आकर रूसी लड़ाई के खिलाफ समर्थन देने के लिए कहा था। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को अब तक 55 दिन गुजर गए हैं, मगर पुतिन की पावरफुल आर्मी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। रूस ना तो किसी यूक्रेनी शहर पर कब्जा कर सका, बल्कि उल्टे जंग में अपने 8 जनरलों और हजारों सैनिकों को खो चुका है। यूक्रेन के हमलों में रूस के कई टैंक ध्वस्त हो गए, हजारों सैनिक मारे गए। हालात ये हैं कि रूस को अब अपनी आर्मी में बच्चों को भर्ती करने के आरोप लगने लगे हैं। जिस यूक्रेन को रूस कायर समझ रहा था, वह यूक्रेन तो फायर निकला और अब रूस और यूक्रेन की गलियों में सैनिक आमने सामने युद्ध कर रहे हैं, जिसमें अब किसी का बचना या बचाना मुश्किल हो गया है। इससे पहले 55 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई देशों ने कोशिशें भी की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वैसे इस जंग के लंबा खींचने के पीछे यूक्रेन की सीक्रेट ताकत भी है। भले ही बाहर के कई देश रूस के खिलाफ सीधे जंग में न उतरे हों, मगर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार मुहैया कराई है। जेलेंस्की की सेना पुतिन के लड़ाकों के दांत खट्टे किए हुए हैं। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पे और बातचीत करते हैं और समझते हैं थोड़ा गहराई से इस मुद्दे को कि कितना सच है इस बात में कि क्या परमाणु प्लान भी हो सकता है। हमारे साथ रविंदर सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और जीजे सिंह जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, दोनों मौजूद हैं। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूँगा मैं सबसे पहले। ये हम अक्सर सुनते रहते हैं बातचीत की परमाणु जंग हो जाएगी। 55 दिनों में कम से कम हम 15 बार खुद इस बारे में सुन चुके हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसे धीमे धीमे करके रूस के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है ये पूरा, जो उसने सोचा था कि एक केक वॉक होगी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये खतरा आप थोड़ा रियल दिख रहा है? जी हाँ, अभी कुछ रियल खतरा ये नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी माइंडसेट को समझे, उनका जहन को समझने की कोशिश करें, तो ये है कि तो पहले सबसे उन्होंने सोचा था कि एक दो दिन में बहुत बड़े लाइटनिंग अटैक्स करके यूक्रेन को डरा धमका देंगे, जैसे उन्होंने पहले क्रीमिया, जॉर्जिया, जहाँ ये जो बेलारूस है वहां के अंदर किया था। मगर ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ा और आज अब देख रहे हैं कि 55th डे है, उसका 55 डे है और वो काबू में नहीं आ रहे। अभी आप मरियापोल में देखते हैं कि जो प्रदर्शन जो रूस की एयरफोर्स कर रही है, उनकी इमारतें गिरा रही है, हर सिविलियन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहां उनके जो स्कूल, हॉस्पिटल, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो कुछ भी है, उसको नस्ताबूद कर रही है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जो है ये एरियल बॉम्बिंग आप देखते हैं, इमारतों को गिराने का काम। मगर जो कब्जा होता है हमको, जिसको हम कहते हैं दूसरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया, वो पैदल सेना करती है, वो इन्फेंट्री करती है। रूस की इन्फेंट्री कहीं भी नहीं पहुंची। अभी वो मरियापोल को अपने कब्जे में करना चाहती है, मगर उनको स्ट्रीट फाइटिंग में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा उनके जनरल्स को क्या करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमने किसी देश या किसी शहर पर कब्जा किया, उसकी पैदल सेना तो अंदर हो ना, वो तो है नहीं है कहीं भी। हाँ, उनकी एयर जो सुपरमेसी है वो अटैक करी जा रहे हैं। हम लोग जो है सब जो चैनल्स है वो दिखा रही हैं, जो बम्बारमेंट हो रही है, धमाके और उनकी बिल्डिंगें गिर रही, मिसाइल स्ट्राइक्स, और ये दिखा रहे हैं। मगर ग्राउंड जो है जीरो, उसके ऊपर उसकी पैदल सेना है। तो इसलिए वो बुखला गए, जो रूस के जनरल्स हैं, जो रूस के प्रेसिडेंट है, वो बुखलाए हुए हैं। तो स्टेट के अंदर जिस तरह उनकी अभी साथ में ये उनका बड़ा जहाज जो था मॉस्को, जो कि एक फ्लैगशिप था, जिसको हम कहते हैं कमांड कंट्रोल उसके ऊपर था। जितना बड़ा फ्लीट, अगर आप समझिए वहां पे 25-30 उनके शिप थे, उनकी कमांड कंट्रोल जो उनका सीनियर ऑफिसर एडमिरल था, वो इस जहाज के ऊपर था। वो जहाज ही डबो दिया इन्होंने। और यूक्रेन ने एक, जिसे हम कहते हैं रेड हेरिंग करके, उनको जख्मा दिया। पहले अपने कुछ ड्रोन उड़ा दिए, उनका ध्यान भटका के उस तरफ कर दिया। बाद में जैसे उन्होंने ये जेवलिन मिसाइल स्ट्राइक करके उसको डुबो दिया। तो अभी इससे उभरने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आखिरी जो सर, आपके पास आऊंगा मैं इसमें बात करने के लिए। जैसे
सिंह साहब ने भी हमें बात बोली कि अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो बयान आए हैं रूस के वो अभी ये है कि अगले दौर में ले जाएंगे अब इस लड़ाई को। अगला दौर क्या हो सकता है? देखिए, अगला दौर तो दौरों के दौर चलते रहेंगे। रशिया जो भी कर रहा है, जो समझ आ रहा है, राइट, ये आप मानिए जैसे ग्राइंडर है ना, रशियन फोर्सेस इस समय ग्राइंडर की तरह चले जा रही हैं। तो एक दौर तो इनका ये है कि डॉनबास, ईस्टर्न यूक्रेन से लेके सी ऑफ अज़ोव से लेके ब्लैक सी तक, ये जितना तटीय कोस्ट लाइन एरिया है, इस सारे एरिया पे कब्जा कर लेना ताकि यूक्रेन को एक ये लैंड लॉक कंट्री बना दे। एक ऑब्जेक्टिव वो दिखता है, राइट, ताकि यूक्रेन हमेशा के लिए लैंड लॉक हो जाए, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ना हो, टोटल ब्लॉकेड हो जाए एक तरह का। दूसरा ये है कि अभी इसको करके देन उसके बाद जहां न्यूक्लियर की जो थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, वो चांस तब बनता है जब अभी जैसे रशिया ने वार्निंग्स भी देनी शुरू करी है, जैसे अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज अब हेवी वेपन्स भेजना शुरू कर रही हैं यूक्रेन को, राइट, MI-17 हेलीकॉप्टर्स, हमवीज, आर्मर कैरियर्स वगैरह, और ये सब आ रहे हैं पोलैंड बॉर्डर के जरिए या फिर रोमानिया के जरिए। तो आने वाले वक्त में कब ऐसा वक्त आएगा, ऑलरेडी अभी आ भी रहा है, जब रशिया ये जो वेपन सप्लाई आ रही हैं इनको रोकने का करेगा, ठीक है, और इनको रोकने के लिए रशिया ऑफ कोर्स यूक्रेन की बाउंड्री के अंदर ही चाहे अपने मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स करेगा, भी कर रहा है लवीव में, या एक और मिलिट्री डिपो था वहां पर ऐसे में ये चांस बनेगा कि इन बॉर्डर एरिया में किसी पोलिश या रोमेनियन फोर्सेस के साथ रशियन का कुछ भिड़ंत हो जाए या गलती से कोई बॉम्ब इधर उधर चला जाए। उस केस में ये रशिया नेटो की फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी। होपफुली ये छोटी फ्रिक्शन रहेगी, बड़ी वॉर नहीं होगी, बट ये बड़ी वॉर भी जा सकती है। तो ऐसे हालातों में सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट्स का मामला आ सकता है। न्यूक्लियर में मैं एक बात और कहूंगा, देखिए जब बात होती है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे, न्यूक्लियर वेपन बहुत रेंज के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है टैक्टिकल, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, पर केवल यह कि वो थोड़े कम लोगों को मारेगा, राइट, और जो जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर एटम बॉम्ब गिरेगा, वो मानो बड़ा बॉम्ब है 400-500 किलोटन का, वो गिरा तो 10 लाख 15 लाख लोग इमीडिएटली भस्म हो जाते हैं, राइट। तो जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहा जा रहा है, ये मानो छोटे होंगे कैपेसिटी में, चलो अगर इसमें से अगर 1 किलोटन का भी गिरा तो मानो इसने इमीडिएटली 5000 लोगों को भस्म कर दिया, बाकी रेडियो एक्टिविटी इत्यादि। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखकर एक बार सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसकी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार जरूरी कदम जरूर उठाएगी। कोरोना को 2 साल हो गए और तैयारियों से लेके कोरोना की पूरी स्थिति, फिर लोगों की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन की स्थिति, इन सब को देखते हुए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना कुछ ना कुछ सीमा में रहेगा, कभी थोड़ा सा आगे रहेगा, कभी नीचे रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उठाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कोई हॉस्पिटल में केस नहीं है, उस तरह के चिंता की स्थिति नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोरोना के काउंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। 20 तारीख को एक्सपर्ट्स की मीटिंग है DDMA के साथ में, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस रूप में देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोविड के नए मामलों ने फिक्र साफ तौर से बढ़ा दी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। देश में 13 साल से छोटे बच्चों को फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है। हमारी सहयोगी हर्षा ने दिल्ली में चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जायजा लिया। यहाँ अपने बच्चों के इलाज के लिए आए पेरेंट्स कोरोना की रफ्तार को लेकर काफी फिक्रमंद दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो 501 रिपोर्ट किए गए हैं, और अगर दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 7% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाचा नेहरू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अगर तस्वीरें आपको दिखा दूँ इस बाल चिकित्सालय की, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की, तो आपको यहाँ पे लंबी कतार नजर आएगी। सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ पहुँचे हैं क्योंकि ये बाल चिकित्सालय है। सबसे ज़्यादा जो चौथी वेव का असर है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के
दर्जन से भी ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पे स्कूली छात्रों में कोविड के लक्षण देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरीके से बच्चों में सबसे ज़्यादा कोविड के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। भाई साहब, आप भी अपने बच्चे के साथ पहुँचे हैं। कोविड के लक्षण सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिले हैं। छोटे बच्चों में भी वैक्सीनेशन भी नहीं शुरू किया है। कितनी खतरे वाली बात है ये? खतरे वाली बात तो है ही, और ऊपर से भीड़ भाड़ और बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? और सरकार और ढील पे ढील दे जा रही है, जितनी भी कर सकते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आपको लगता है कि कई जगह हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क कभी भी लोग नहीं पहन रहे हैं? मास्क के ऊपर तो पूरे डिस्काउंट ही दे दिया है। जब पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। आपको चलान भी नहीं है, आप चलान नहीं है तो लोग पहन ही रहे आराम से। तो देखिए, ये जो बता रहे हैं कि मास्क पहनना मैंडेटरी होना चाहिए, हम आपकी तस्वीरों में दिखा दें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है, तो कई सारे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अधिकांश जगहों पर नहीं किया जाता है। जो ये खतरे की घंटी है, इसको समझना इस वक्त बेहद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप लोग अस्पताल में पहुँचे, कोविड के मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं, बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी देखने को मिल रही है, आप लोग क्या कहेंगे? सुनने में तो आ रहा है। आपको लगता है डर की बात है, लोगों को दोबारा से मास्क पहनना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए? हाँ, मास्क दोबारा से पहनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है अभी। कोरोना के मामले में चीन में यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। शंघाई, शियान, सुजू जैसे कई शहरों में लॉकडाउन के हालात पैदा हो गए हैं और कई ऐसे सामान जिसके लिए चीन पर निर्भरता है, उनकी कीमतें पिछले 4 से 5 हफ्तों में काफ़ी बढ़ गई है। क्रूड की बढ़ती कीमतों के चलते हम देख रहे हैं साफ तौर से फ्रेट चार्जेस में बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी है और इसका आखिर कंज्यूमर पर किस तरह से असर पड़ रहा है, देखिए प्रकाश प्रियदर्शी की इस रिपोर्ट में। पिछले 4 हफ्तों में चीन के कई शहरों में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुश्किल में इंडियन इंपोर्टर्स हैं। दफ्तर बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। फिलहाल नई डील नहीं हो पा रही है और पहले के ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जो इंपोर्टर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चीन से मंगाते हैं, उनके सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं। मैकेनिकल बियरिंग सिस्टम, ल्यूब्रिकेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड चिप की कीमतें पिछले 4 से 5 हफ्तों के दौरान 75% तक बढ़ गई हैं। वहीं एयर शिपमेंट के चार्ज जो 1 महीने पहले प्रति किलो 1100 से 1200 रुपए प्रति किलो थे, वो बढ़कर 1600 से 1800 रुपए पर पहुंच गए हैं। भारी सामानों के आयात जो कि समुद्री कार्गो के जरिए होते हैं, उनके किराए में भी 15% तक का इजाफा हो चुका है, क्योंकि चीन से होने वाले कंटेनर की सप्लाई 20 से 25% तक घट गई है। चाइना में हुए लॉकडाउन का असर दूसरे देशों में होने वाले इंडियन एक्सपोर्ट पे भी दिख रहा है। कंटेनर की जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। इसकी वजह से कंटेनर की अवेलेबिलिटी में कमी हो रही है और इसी कारण से इंडियन जो फ्लाइट है, शिपिंग फ्लाइट, उसमें 12 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है पिछले 40 से 45 दिनों में। ग्लोबल मार्केट में पहुंच बढ़ाने के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग इससे बढ़ रहे हैं। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान जैसे देशों को भारी मात्रा में एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, पर कंटेनर शॉर्टेज की वजह से एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है और भारतीय सामान महंगे भी हो रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ने में दिक्कत शुरू हो गई है। उन सेक्टर्स को ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं जहां कोविड की शुरुआत से सप्लाई की दिक्कतें हैं, जैसे API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं और इनका ज्यादातर इंपोर्ट चीन से होता है। पर जानकार मौजूदा चुनौतियों को शॉर्ट टर्म मान रहे हैं। ये जो इन्फ्लेशन का जो आज फियर, जो हाइपर इन्फ्लेशन जो हमारा सेंटर स्टेज हो गया है एज ऑफ नाउ, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ स्टफ, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है या मॉनेटरी पॉलिसीज की तरफ एंगल से हो रहा है, उसकी वजह से हम देखेंगे कि एज वी रियली प्रोग्रेस वो थोड़ा कम होगा। पर तमाम दावों और उम्मीदों के बावजूद दाम बढ़ने और माल भाड़े में बढ़ोतरी का सीधा असर कंज्यूमर्स पर दिख रहा है। घरेलू बाजार में सामानों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश। चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। हर साल की तरह एक बार फिर से हाजिर है